दीपांशी सेठी एंड आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सो गाइज, एज दिस इज अ डेमो लेक्चर, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली बात किसके बारे में करता है। सो सिंपल है, ये ट्रांसफर्स की बात करता है, बट जहाँ पे इस एक्ट के नाम में वर्ड ट्रांसफर है वहीं पर वर्ड प्रॉपर्टी भी है। तो प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी? क्या इसके अंदर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी या मूवेबल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड होगी? और उसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या सिर्फ हमारे पास एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही है जो कि बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने की, या फिर हमारे पास और भी एक्ट्स हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं। So we will cover all these things in today's class. So let us come to the screen now. So see guys, we are discussing about Transfer of Property Act, right? So नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर हम ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, दैट विल गेट कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कवर होगी? इसके अंदर गाइस दोनों ही प्रॉपर्टीज कवर होंगी, दैट विल बी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, राइट? सो द थिंग इज कि जहां तक इमूवेबल का सवाल है वो तो ऑलमोस्ट सारा ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर्ड है, बट एज फार एज मूवेबल इज कंसर्न, ये जो है ये बहुत डिटेल में कवर्ड नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, और इसीलिए इसके साथ में हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 ही है जो कि मेनली बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। देयर आर अदर सेक्शंस एज वेल, आगे के कुछ सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं मूवेबल के बारे में, बट मेनली दीज आर दी सेक्शंस जो कि बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। बट एज फार एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, सारे ही सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सो मेनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा डिस्कस की गई हैं। तो ये तो हमें समझ आया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हमारे पास सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि लैंड्स के बारे में बात करता है? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज द ओनली लैंड लॉ विच वी हैव? द आंसर इज नो। देन व्हाट ऑल लैंड लॉज वी हैव? सो सी गाइस, सबसे पहला एक्ट तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही होता है। ये जो एक्ट है ना, ये एक बड़ा प्यारा सा एक्ट है, जो बेचारा चीज कहीं कवर नहीं होती है वो यहाँ आके कवर हो जाती है। सो दिस इज आवर जर्नल एक्ट, जो कि हमारा रूरल लैंड पर भी अप्लाई होता है और अर्बन लैंड पर भी अप्लाई होता है। दिस अप्लाइज ऑन रूरल लैंड एज वेल एज अर्बन लैंड, राइट? उसके बाद आता है हमारा रिवेन्यू लॉज। सो एज द नेम सजेस्ट, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ पैसा आ रहा है ना? और जहां पर पैसा आएगा वो जमीन कौन सी होगी? सो दैट विल बी एग्रीकल्चरल लैंड। और एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो रूरल में भी हो सकता है, अर्बन में भी हो सकता है। देखो जनरली इफ यू विल सी, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपको 90% आपको हमेशा गांव में मिलेगा, राइट? बट कई बार आपको शहर में भी मिल सकता है। सो दिस विल ऑल्सो अप्लाई ऑन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन। बट यहाँ पर नाउ माई क्वेश्चन इज कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लैंड रूरल है और कौन सा लैंड अर्बन है? सो ये चीज जो है ये ड्यूटी होती है स्टेट की। स्टेट डिफाइन करता है कि कौन सा लैंड रूरल है और कौन सा लैंड अर्बन है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट्स। रेंट कंट्रोल एक्ट्स कौन से होते हैं ये आप लोगों के सिलेबस में भी आपको पढ़ने होंगे। जैसे सपोज अगर आप दिल्ली जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा दिल्ली रेंट कंट्रोल। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपी के लिए, वहां पे आपको यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट होता है और वो आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो लॉज होते हैं जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेनेंसी को गवर्न करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन लैंड्स पर ही अप्लाई होते हैं। दिस डज नॉट अप्लाई ऑन रूरल लैंड, राइट? देन there comes the fourth category, that is tenancy laws. So नाम पढ़ के तो आपको लग रहा होगा कि इस लॉ में और इस लॉ में क्या डिफरेंस है, टेनेंसी लॉ में और रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली नाम देख के तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, बट डिफरेंस तो है। क्या डिफरेंस है? सो देखो, वी ऑल आर अवेयर कि इंडिया जो है, इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट? हम डायरेक्टली क्वीन के अंडर थे। ब्रिटिशर्स का सोल पर्पस था इंडिया से सिर्फ और सिर्फ पैसा एक्सट्रैक्ट करना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंटरमीडिएटरी सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है? उन्होंने एक इंटरमीडिएटरी सिस्टम स्टार्ट किया और इस इंटरमीडिएटरी सिस्टम का पर्पस क्या था? पैसा एक्सट्रैक्ट करना। कैसे? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने एक इंटरमीडिएटर्स रखे। इंटरमीडिएटर्स कौन थे? जमींदार। उन्होंने जमींदार को बनाया इंटरमीडिएटर और उनको कहा कि आप लगान वसूल करो, किससे? फार्मर से। और ये जो जमींदार थे ना, इन्होंने इतना ज्यादा लगान वसूल किया फार्मर से, ये लोग उनके ऊपर इतना ज्यादा लगान लगाते थे कि वो बेचारे फार्मर्स जो थे ना, उनको अपनी जमीनें ही गिरवी रखनी पड़ जाती थी जमींदारों के पास। तो ऐसे करते करते जो बेचारे फार्मर्स थे ना, उनके पास अपनी जमीनें ही नहीं बची, क्योंकि कर्जे के अंदर वो इतने डूबते चले गए कि उनको अपनी जमीनें जो थी वो जमींदारों को देनी पड़ जाती थी। तो ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में जो मोस्टली फार्मर्स थे वो बेचारे अपनी ही जमीन पर एज अ टेनेंट यू कैन से काम कर रहे थे। बट अब इतने में क्या हुआ? इतने में देश हुआ आज़ाद। और जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट को समझ आया कि देश की हालत तो बहुत ख़राब है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको चाहिए था लैंड, और लैंड किसके पास था? जमींदारों के पास, राइट? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लैंड जो है वो उस पर्सन के पास होना चाहिए जो उसका एक्चुअली अच्छे से यूज करे, राइट? और रेस्ट ऑफ द लैंड जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया? गवर्नमेंट ने सारा लैंड जो था, पूरा लैंड जो था, उन्होंने खुद एक्वायर कर लिया। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आपके पास घर के अपनी प्रॉपर्टी के या अपने लैंड के पेपर्स हैं, आप पेपर्स लेके आओ, आप अपना टाइटल प्रूव करो, हमसे एब्सोल्यूट ओनरशिप ले जाओ, आप हमसे एब्सोल्यूट ओनरशिप ले जाओ, ठीक है? दूसरा उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास आपके घर के पोजेशन तो है, बट पेपर जो है वो जमींदार के पास गिरविर पड़े हैं। कोई नहीं, तब भी आओ, हमारे पास आओ, पोजेशन प्रूव करो, हम आपको स्टिल ओनरशिप दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन उन्होंने टाइटल दे दिए, ठीक है? तीसरी कंडीशन थी, वो लोग जो एक्चुअली उस समय पर एज अ टेनेंट काम कर रहे थे किसी और की जमीन पर, हो सकता है वो जमींदारों की जमीन हो या किसी भी और पर्सन की, उस जमीन पर जो काम कर रहे थे, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया? अब वो सारी लैंड किसकी हो गई थी? अब वो सारी लैंड हो गई थी हमारे पास स्टेट की। स्टेट ने कहा कि आप जैसे उस लैंड के ऊपर टेनेंसी कर रहे हो, आप उसके ऊपर टेनेंसी करते रहो। मालिक कौन होगा? स्टेट। आप कौन होगे? टेनेंट्स। और आपको ये जो टेनेंसी दी जा रही है ये आपकी हेरिटेबल है, मतलब आपके बाद आपकी पुश्तों को ये मिलेगी और उसकी पुश्तों के बाद उसकी पुश्तों को ये जो जमीन है मिलेगी। बट यस, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये लोग थे ना, जिनको हमने एज अ टेनेंट रखा अपनी जमीन के ऊपर, स्टेट ने टेनेंट रखा अपनी जमीन के ऊपर, वो थे, उनके लिए आया टेनेंसी लॉस। तो ये टेनेंसी लॉस किसके लिए है? जो टेनेंसीज हमारी प्री इंडिपेंडेंस चलती आ रही हैं, उन टेनेंसीज के लिए हमारे को ये लॉस दिए गए। क्लियर है यहां तक सबको?
सो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू लैंड वी हैव 4 लॉज. पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन सेकंड वी हैव रेवेन्यू लॉज, थर्ड वी हैव रेंट कंट्रोल एक्ट एंड टेनेंसी लॉज. हाउ वी विल डिस्क्रिमिनेट कि कहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, ये आप लोग रेगुलर क्लासेस में सीखोगे, क्योंकि यहाँ पर समझाना ये बहुत टफ हो जाएगा कि हाउ वी विल अप्लाई दिस. व्हेन वी विल कवर लीज इन आवर रेगुलर क्लासेस, तब आप लोगों को ये समझाया जाएगा कि कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे कि कहाँ पर कौन सा एक्ट लगेगा. राइट? सो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया. अब इसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, क्या ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज एग्जॉस्टिव मीन? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट इन इटसेल्फ. मतलब इससे भी कुछ समझ नहीं आया? कंप्लीट इन इटसेल्फ का मतलब होता है कि हमें जब भी हम बात करेंगे लैंड की या लैंड के ट्रांसफर की, हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा किसी और एक्ट को रेफर करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव एक्ट है? द आंसर इज नो. बट हमें ये कैसे पता चलेगा? एक चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये सारे लॉज जो हैं अलग अलग लॉज हैं. हमें इन सबको रेफर करना पड़ेगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट लैंड लॉज. ठीक है. दूसरी बात आती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी एक्ट की, तो देखो जब एक नया एक्ट आता है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स ही नहीं होते थे. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो 1882 में आया. राइट? अब ऐसा तो नहीं है कि इसके आने से पहले कोई ट्रांसफर ही नहीं होते थे. लेट्स सपोज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने से पहले हमारे पास ये 6 एक्ट्स थे जिनके रेफरेंस से हम लोग ट्रांसफर्स करते थे. अब जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया तो हमने इन 4 को तो कर दिया रिपील, हमने इन 4 को तो खत्म कर दिया और इन 2 को एज इट इज रखा. ठीक है. इन 4 को रिपील करके इन चारों के अंदर जो भी चीजें इंक्लूडेड थी उसको हमने डाल दिया टीपीए के अंदर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर. बट एज फार एज दिस 5th एक्ट एंड दिस 6th एक्ट इज कंसर्न, इसको हमने एज इट इज रखा. तो अब जब हमने कुछ एक्ट्स को एज इट इज रखा, तो जो भी पोर्शन उस एक्ट के अंदर कवर था, हमें आज भी उसके लिए वही जाना पड़ेगा. देयर इज एग्जाम्पल ऑफ पटनी रेगुलेशन एक्ट. पटनी रेगुलेशन एक्ट. पटनी रेगुलेशन एक्ट क्या है? ये एक्ट है जो कि 1882 से पहले का है. अब इस एक्ट को उस टाइम पर रिपील नहीं करा गया, तो जो भी चीजें उसके अंदर कवर्ड है, हम आज भी उसके लिए कहाँ जाएंगे? पटनी रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही जाएंगे. देयर आर लॉट मेनी अदर एक्ट्स एज वेल जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बट दैट इज नॉट कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो वी विल कवर दैट थिंग फ्रॉम दोज एक्ट्स ओनली. राइट? तो उसके लिए हम उन्हीं एक्ट्स को रेफर करेंगे और वहीं से सोल्यूशन हमें मिलेगा. तो इससे पता चलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, हमें बाकी एक्ट्स को भी रेफर करना पड़ेगा अगर हम टाइम टू टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. राइट? बट क्या यही एक रीजन है? नहीं, इसके अलावा भी है. इफ यू विल सी द प्रीएम्बल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, just open your Bayer Act and see the preamble of transfer of property act. It says, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows. एक बारी इस लाइन को दोबारा से पढ़ो और मुझे ये बताओ कि क्या इस सेंटेंस के अंदर, इस प्रियम्बल के अंदर हमें कहीं पर भी वर्ड कंसोलिडेट दिख रहा है? कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्ट्स थे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, हमने उन सबको कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम ले आए. बट हमें तो नहीं पता
कि हाँ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हमें तो मतलब पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये कंसोलिडेशन तो नहीं हुआ है ना, और हमें इस प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस जब भी आपको कोई भी एक्ट मिलेगा, जैसे कि अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट का अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसके अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड वर्ड कंसोलिडेट इज रिटन इन द प्रियम्बल। इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन जितना भी कंटेंट है, जो भी रूल्स हैं, वो सारे हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर मिल जाएंगे। बट एज फार एज प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इज कंसर्न, क्या वो सारी चीजें हमें यहाँ मिलेंगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग, एंड फॉर दैट वी हैव वन जजमेंट एज वेल, दैट इज इरावती प्लॉटिला वर्सेस भगवान दास। इस जजमेंट के अंदर ये बोला गया था कि एज वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। बट क्या वो चीज यहां पर सेम नहीं अप्लाई होगी? ऑब्वियसली होगी। तो जो कोर्ट ने प्रिंसिपल दिया हमें इस जजमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही प्रिंसिपल हम यहाँ पर लगा देंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, कि एज द वर्ड कंसोलिडेट इज मिसिंग फ्रॉम द प्रियम्बल, सो दिस एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। ठीक है। नाउ इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है जो हमें ये बताता है कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है? सो सी, जब हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि दिस एक्ट टॉक्स अबाउट बोथ प्रॉपर्टीज, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। बट विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, सो हमें उसके लिए साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सो उससे भी पता चलता है कि दिस एक्ट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव। अलोंग विद दैट फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है मुस्लिम्स। इफ यू विल कम टू सेक्शन नंबर 2, तो एक बारी आप आओ सेक्शन नंबर 2 के अंदर, और डी क्लॉज जहां पर खत्म हो रहा है वहां से देखो लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। मतलब क्या है इसका? देखो, जब भी वर्ड नथिंग लिखा होता है तो साथ में हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग। टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, the meaning of this word, we have to understand the meaning of this as well। देखो, notwithstanding का मतलब होता है जब बेसिकली एक प्रोविजन दिया गया है आपको और notwithstanding से शुरू हो रहा है, तो उसका मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एक्ट के अंदर इसी एक्ट के किसी और प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर जस्ट कंसर्न विद दैट कि इस प्रोविजन में क्या लिखा है और हम तो वही करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का अगर आप सेक्शन देखो तो उसके अंदर इट स्टार्ट्स विद वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग, राइट। उसके बाद आता है वर्ड नथिंग। नथिंग से मतलब क्या है? नथिंग का मतलब होता है कि सी, हम बेसिकली दो प्रोविजंस के अंदर हार्मनी क्रिएट करके चलेंगे। नथिंग का मतलब होता है सेविंग क्लॉज, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ठीक है। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है? सेविंग क्लॉज का मतलब होता है कि जब आप बात करोगे कि दो प्रोविजंस हैं, दो प्रोविजंस के अंदर अलग अलग चीज दी हुई है, तो हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे? अगर वर्ड नथिंग से शुरू हो रहा है तो आप वो चीज अप्लाई करोगे जो उस प्रोविजन में दी हुई है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि दूसरे में जो लिखा है हम फॉलो ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, बट जहां पर भी कहीं डाइकोटमी आएगी तब हम ये कर लेंगे, ठीक है। बट अदरवाइज हम
दोनों को साथ लेके चलेंगे, बट कहीं पे अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो हम अपने वाले प्रोविजन को फॉलो कर लेंगे। तो यही होता है मुस्लिम्स के केस के अंदर कि मुस्लिम्स विल बी अदरवाइज बी गवर्न्ड बाय टीपीए। बट अगर ऐसा कोई भी प्रोविजन है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी डिस्कस है और मुस्लिम लॉ के अंदर भी डिस्कस है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हम मुस्लिम लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। यहां तक समझ आया आई बिलीव सबको। नाउ अब इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, उससे भी हमें पता चलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। सो अगेन इफ यू विल सी द लॉन्ग टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये क्या कहता है, देखो एक बारी लॉन्ग टाइटल खोल के देखो। इट सेज इट इज एन एक्ट टू अमेंड द लॉ relating to the transfer of property by act of parties। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांसफर्स को गवर्न करता है जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हैं। मतलब इसका मतलब है बेसिकली इंटरवाइवर्स ट्रांसफर्स। मतलब ये कहता है कि ये सिर्फ उन ट्रांसफर्स को गवर्न करता है जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है। मतलब क्या है इसका, जहां पर बेसिकली दो लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफर्स होगा, ये एक्ट जो है सिर्फ उसी को ही कवर करेगा। बट क्या ट्रांसफर्स जो होते हैं वो सिर्फ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं? द आंसर इज नो। जो ट्रांसफर्स होते हैं वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकते हैं। that can be by operation of law as well। अब operation of law में क्या आता है, जैसे कि will, succession and orders of court। so क्या ये चीजें जो हैं ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं? द आंसर इज नो। कैसे, देखो विल क्या होता है, विल होता है एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट एक पर्सन की डेथ के बाद इफेक्ट में आता है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मतलब जो कि इमीडिएटली इफेक्ट में आते हैं, जैसे कि सेल। अगर मैंने आज आपको एक सेल करी तो आज ही आप मालिक बन जाओगे। आप मालिक बहुत टाइम बाद थोड़ा ना बनोगे, until and unless it's a future transfer। बट ये जो ट्रांसफर्स होते हैं, विल के जो ट्रांसफर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर सपोज आज ए ने एक विल बनाई तो वो जो डॉक्यूमेंट है इफेक्ट में कब आएगा, जब ए की डेथ हो जाएगी। द मोमेंट ही विल डाई वो डॉक्यूमेंट इफेक्ट में आ जाएगा एंड नाउ द राइट्स विल गेट ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद आता है सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन में क्या क्या पार्टीज कुछ करती हैं? नहीं करती। सक्सेशन के अंदर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ मरना होता है। जैसे ही आप मरोगे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी आपके एलआरस को। और उसी सक्सेशन की जो लाइन है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम विल बनाते हैं कि लेट्स सपोज ए नहीं चाहता कि उसके बेटे के पास प्रॉपर्टी जाए, वो चाहता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के पास जाए। तो वो तब लाइन ऑफ सक्सेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ही विल बनाएगा। राइट, देन कम्स ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट में क्या होता है, जब भी कोर्ट्स ऑर्डर करते हैं और प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं दैट विल गेट कवर्ड अंडर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। बट जनरली ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज चैप्टर 4 एंड सेक्शन 57। बेसिकली चैप्टर 4 एंड सेक्शन 57 के अंदर मॉर्गेज डिस्कस्ड है। तो वहां पर ये बात करता है कि देखो अगर आप मॉर्गेज, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो मॉर्गेज के अंदर आपको एक राइट मिलता है कि अगर सपोज आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो पर्सन आपको सिक्योरिटी देता है। ठीक है,
कि वो अपना घर आपको दे देता है कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप इस घर से पैसे रिकवर कर लेना इसको बेचकर। बट क्या उस केस के अंदर आप डायरेक्टली जाके उस घर को बेच सकते हो? द आंसर इज नो। फॉर दैट यू हैव टू गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू कोर्ट, देन देयर आफ्टर यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। बेसिकली कोर्ट ही सेल करता है और वहां पर बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन जहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिस्कस हैं। अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज मेनली टॉकिंग अबाउट एक्ट ऑफ पार्टीज ओनली। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। So that was all for today's guys. I hope it was helpful for you. So this was just an introduction of TPA कि basically TPA होता क्या है, TPA किसके बारे में बात करता है। Main classes के अंदर there are lot many things which we will discuss. So stay tuned and stay blessed.